हाय, दिस इज उजाला एंड इस सीरीज में जो हम बीएनएसएस 2023 के क्वेश्चंस देख रहे थे, वी आर मूविंग अहेड इन दिस। और ये क्वेश्चन है टॉपिक 5 एंड टॉपिक 2 से। ज्यादातर पार्ट इसका टॉपिक 2 से ही है, मतलब मेजरली यू कैन काउंट इट इन टॉपिक 2। टॉपिक 5 से थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, कॉग्निजेंस वाला पार्ट थोड़ा सा, बट मेजरली बेसिकली ये क्वेश्चन पूरी तरीके से टॉपिक 2 से है, मतलब इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इसमें मजिस्ट्रेट की पावर्स डिस्कस हुई हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मतलब देखो, क्वेश्चन क्या है कि मिसेज एक्स फाइल्ड अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 ए आईपीसी अगेंस्ट हर हस्बैंड, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ फॉर मीटिंग आउट क्रूअल ट्रीटमेंट टू हर। ठीक है, तो मिसेज एक्स रहती है, वो एक कंप्लेंट करती है किस ऑफेंस के लिए? 498 ए आईपीसी व्हिच इज क्रूएलिटी अगेंस्ट हर हस्बैंड, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। ठीक है, ऑफेंस क्या रहता है? 498 ए आईपीसी। एंड इस पे मजिस्ट्रेट के पास जाती है कंप्लेंट लेके, और मजिस्ट्रेट जो है वो 175 क्लॉज 3 के अंडर, मतलब सीआरपीसी में 156 क्लॉज 3 और बीएनएसएस में 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस। 175 का जो सेक्शन है वो एफआईआर का है। सो 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर पास करता है कि क्या ऑर्डर में क्या होता है कि पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर है मजिस्ट्रेट का, ये हाई कोर्ट में चैलेंज होता है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं थी कि वो ऐसा ऑर्डर दे सके कि आप केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो हमें यही समझना है कि क्या मजिस्ट्रेट की पावर थी, क्या कितनी थी। ठीक है, सो क्वेश्चन समझ आ गया। क्वेश्चन कहता है कि मिसेज एक्स रहती है और वो एक कंप्लेंट फाइल करती है। ऑफेंस क्या होता है? 498 ए आईपीसी। और अभी वो मजिस्ट्रेट के पास प्राइवेट कंप्लेंट लेके जाती है एंड मजिस्ट्रेट जो है वो 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर ऑर्डर पास करता है कि पुलिस को ऑर्डर देता है कि केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो ये जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि मजिस्ट्रेट की पावर नहीं थी और जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो ऑर्डर केस रजिस्टर करना और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना। तो हमें बेसिकली यही समझना है कि 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर जो मजिस्ट्रेट जो है वो क्या ऑर्डर कर सकता है, कितनी पावर है मजिस्ट्रेट के पास और क्या कितनी जुरिस्डिक्शन है, लाइक उसके पावर की क्या उनके पावर की क्या एक्सटेंट है और क्या जुरिस्डिक्शन है। सो वी वुड लर्न दिस, मतलब ये चीज हम बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो 120 सबसे पहले तो देखते हैं सेक्शन 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस 2023। सेक्शन 175 क्लॉज 3 जो है वो कहता है, देखो मजिस्ट्रेट के पास ना आप कब लेके जाते हो, मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट करने के लिए आप कब लेके जाते हो। ये चीज मैंने समझाई है दूसरे वीडियो में मे बी, कि देखो इस वीडियो में भी एक इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद मैंने एक पार्ट रखा है जिसमें आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड कि कॉग्निजेबल केस में जैसे देखो एक होता है ना, हमने अभी तक क्या समझ आया कि कोई भी ऑफेंस होता है तो सबसे पहले जाके एफआईआर रजिस्टर करना है, थाने केस लिखा। तो अब होता है कॉग्निजेबल केस में आप एफआईआर लिखाने जा रहे हो, नॉन कॉग्निजेबल केस में आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो इन्फॉर्म करने। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, ये अच्छे से मैंने इस क्वेश्चन के डिस्कशन के बाद समझाया। ठीक है, सो अभी के लिए आप देखो मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट लेके कब जाते हो? मजिस्ट्रेट के पास आप कंप्लेंट लेके जाते हो या पहले मुझे वही डिस्कस दैट ओनली। चलो मैं शॉर्ट में समझाती हूँ, हम डिटेल में इसके बाद जाएंगे। तो आप मजिस्ट्रेट के पास लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट ओनली। ठीक है, सो हियर इज दिस। देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपको समझ आता है, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल समझ आता है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट ने, अगर हम कहते हैं कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, इसका मतलब क्या होता है? मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, इसका मतलब होता है कि देखो एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है, उसके पास पूरी ये चीज भी आ सकती है, मजिस्ट्रेट के पास पूरी पुलिस रिपोर्ट आ सकती है, चार्जशीट आ सकती है। फिर भी देखो जो कॉग्निजेंस लेने की बात है, इट्स थोड़ा सा इंटेंशन की बात है। मजिस्ट्रेट कुछ डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर सकता है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उसने कॉग्निजेंस नहीं लिया है। ठीक है, तो कॉग्निजेंस के भी सेक्शंस हैं, आई हैव डिस्कस्ड दैट। तो देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट ने उस चीज को अपने नॉलेज में ले लिया है इंटेंशनली, और इस इंटेंशन से वो इंफॉर्मेशन से गो थ्रू किया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है। ठीक है, ये इंटेंशन मैटर करता है मजिस्ट्रेट का। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन से मजिस्ट्रेट ने गो थ्रू कर लिया और इस इंटेंशन से नहीं किया कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है, ट्रायल स्टार्ट करना है, तब तक हम नहीं कहेंगे कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, तो कॉग्निजेंस का जो टॉपिक है हमें ये डिस्कस करना है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कॉग्निजेंस समझ आया कि मजिस्ट्रेट जब कुछ इंफॉर्मेशन से गो थ्रू करता है इस इंटेंशन के साथ कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है, तो हम कहते हैं कि कॉग्निजेंस लिया है। ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ज्यादा सीरियस ऑफेंसेज होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थोड़े से कम सीरियस होते हैं, थोड़े से पेटी ऑफेंसेज होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट के रोल को हम समझते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि
हम एफआईआर रजिस्टर कराने जाते हैं, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में हम एफआईआर रजिस्टर कराते हैं और पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है। लेकिन अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो हमारे पास ऑप्शन होता है कहाँ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाने का या मजिस्ट्रेट के पास जाने का, तब और भी बहुत सारे ऑप्शन है। इसका भी एक अलग क्वेश्चन है कि अगर पुलिस ऑफिसर हमारा एफआईआर रजिस्टर से रिफ्यूज कर दे, बोले कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करूंगा, उस केस में हमारे पास क्या रेमेडी है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में सबसे पहले तो आप एफआईआर रजिस्टर कराने जाओगे पुलिस ऑफिसर के पास। अगर पुलिस ऑफिसर रजिस्टर करने से मना कर दे केस, तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास, तो फिर आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाओगे, और फिर उसकी वो भी मना कर दे तो फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ, ठीक है। ये होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल। और या फिर एक ऑप्शन और है कि सीधे सीधे कोई इंसान एफआईआर रजिस्टर कराने नहीं गया और सीधे सीधे वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया, बीच के सारे ऑप्शंस उसने यूज ही नहीं किए और सीधे वो मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया और वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, ठीक है। इस केस में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है, और लेकिन उसको वो इंश्योर करेगा। सबसे पहले मजिस्ट्रेट का यहाँ पे एक रोल है कि ये चीज ये इंश्योर करेगा कि पहले के जो सारे रेमेडीज थे इंसान के पास अवेलेबल, वो सारे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मतलब मजिस्ट्रेट वुड मेक्स इट श्योर, पहले ये पुलिस ऑफिसर के पास गया था या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास गया था तब ये मेरे पास आया, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो हर इंसान एफआईआर रजिस्टर कराने पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा ही नहीं, सीधे मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा हर केस में। तो ये चीज है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल समझ आया कि जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तब आप जा सकते हो। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप एफआईआर रजिस्टर कराने जाओगे तो पुलिस ऑफिसर आपको मना कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना है, और या फिर यहाँ पे एफआईआर की जो डायरी होती है, एफआईआर की डायरी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नहीं लिखे जाते हैं, उसके लिए एक अलग से वो होता है, रिपोर्ट होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो और मजिस्ट्रेट वहां पे कॉग्निजेंस लेके फिर डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, तब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल कहां स्टार्ट होता है ये आपको समझ आया। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल जो है वो उस एक स्टेज के बाद आता है, जब पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे उस स्टेज के बाद मजिस्ट्रेट का रोल आता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, अपने खुद से स्टार्ट कर सकती है, उसे मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही पुलिस के पास ये इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कहीं पे हुआ है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल हमने समझा और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल, मतलब इनिशिएशन की बात कर रही हूँ मैं। चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर मजिस्ट्रेट का क्या पावर है क्या पावर नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, वो भी हम देखेंगे, वो भी एक अलग टॉपिक है। बट जब केस स्टार्ट करने की बात है वहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल कहाँ आता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल कहाँ आता है ये हमने देखा, ठीक है। अब अरेस्ट और वारंट का केस जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इसमें मजिस्ट्रेट का क्या रोल है ये हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो रिमीडियल है, रिमेडी है, ठीक है। सिंस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। और मजिस्ट्रेट का रोल कहां पे आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल रिमांड या बेल के सिचुएशन में आता है। अरेस्ट के केस में पुलिस मजिस्ट्रेट के किसी परमिशन के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन मजिस्ट्रेट जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में रिमांड या बेल के सिचुएशन में पिक्चर में आता है। मतलब अगर आपको बेल लेनी है तो आप जाके मजिस्ट्रेट से लोगे। या रिमांड क्या होता है, रिमांड का मतलब होता है किसी इंसान को कस्टडी में वापस भेजना, ठीक है। कोई इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल अभी पेंडिंग है और उसको पुलिस कस्टडी से छोड़ दिया गया था, बट स्टिल अभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए डिमांड है कि उस इंसान की जरूरत है, तो वापस से उसको पुलिस कस्टडी में भेजना, ये प्रोसेस रिमांड कहलाता है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में अरेस्ट तो पुलिस कर सकती है बिना मजिस्ट्रेट के, लेकिन मजिस्ट्रेट का रोल कहां आता है, रिमांड या बेल डिसाइड करने का। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में मजिस्ट्रेट का पावर प्रिवेंटेटिव है। प्रिवेंटेटिव का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट नहीं कर सकती। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में पुलिस जो है मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के बिना, वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकती, वारंट ऑफ अरेस्ट इशू होने के बाद, ठीक है। हमने इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वाले केस में देखा कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का क्या रोल है, ठीक है। अरेस्ट के केस में देखा, अरेस्ट और वारंट के केस में देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का क्या रोल है। कॉग्निजेंस लेने की जब बात होती है यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का क्या रोल आता है, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट दोनों तरह के ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। कॉग्निजेबल केसेस में मजिस्ट्रेट जो है जनरली कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे लेता है। पुलिस रिपोर्ट क्या होती है कि एफआईआर आई, ठीक है, मैंने टाइमलाइन समझाई थी आपको कि एफआईआर पहले रजिस्टर होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, फिर पुलिस की चार्जशीट बनती है, मतलब जो भी पुलिस रिपोर्ट बनती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है। हर दिन की इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होता है तो हर दिन की वो बनती है
रिटन में ये लिखा जाता है, पूरी रिकॉर्ड बनती है कि इस दिन मतलब आप अगर कोई क्रिमिनल केस पे अगर आप काम करोगे, मतलब इन योर इंटर्नशिप्स और व्हेनेवर, तो ये रिकॉर्ड होता है कि पूरी एफआईआर की कॉपी होती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, तो इस पूरा लिखा होता है कि इस दिन यहाँ पे गए, इन लोगों के साथ गए, ये चीज देखा, ये घर देखा, ये इंसान को देखा, इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की, तो पूरी रिपोर्ट बनती है। ये एवरी डे की रिपोर्ट बनती है। बट जब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद एक पूरी पुलिस रिपोर्ट बनती है, चार्जशीट बनती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में जो मजिस्ट्रेट है इस पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेता है जनरली, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया है, उस केस में अगर मजिस्ट्रेट के पास आप जा रहे हो तो वहां पे भी वो कॉग्निजेंस ले सकता है, इट्स अप टू मजिस्ट्रेट्स डिस्क्रिप्शन। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में कॉग्निजेंस कब लेते हैं मजिस्ट्रेट? यहाँ पे रूल ही स्टार्ट होता है मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस से, ठीक है। प्राइवेट कंप्लेंट जब होती है, प्राइवेट कंप्लेंट का क्या मतलब होता है? प्राइवेट कंप्लेंट का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है। आप इन पर्सन कर सकते हो, योर काउंसिल कैन गो और यू योरसेल्फ कैन गो, या बाय पोस्ट कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया से कर सकते हो। इसके अलग अलग प्रोविजंस हैं कि आप प्राइवेट कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में प्राइवेट कंप्लेंट पे मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो ये हमने समझा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल कहाँ है, ठीक है। अब जब हम ये समझ चुके हैं, तब हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि 175, ठीक है, थोड़ा सा अगर आप भूल चुके हो तो एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि मिसेज एक्स ने सेक्शन 498 आईपीसी ऑफेंस के लिए क्या किया था? एफआईआर किया था, एफआईआर नहीं किया था, कंप्लेंट किया था मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 175 क्लॉज 3 पे पुलिस को डायरेक्ट किया कि केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट में ये जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर थे इसको चैलेंज किया कि मजिस्ट्रेट का जो 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर मजिस्ट्रेट के ये पावर और जुरिस्डिक्शन से बाहर था ये ऑर्डर करना कि आप केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो हमें यही डिस्कस करना है कि मजिस्ट्रेट की क्या पावर थी यहाँ पे, कि कितना ऑर्डर कर सकते थे, ठीक है। सो सेक्शन 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस क्या कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 में आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सब, देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 210, देखो ये जो सेक्शन 210 दिया है ना, सेक्शन 210 वो बताया है, सेक्शन 210 यहाँ पे मैंने लिखा है, सेक्शन 210 में ये बताया गया कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है वो ले सकता है, कौन से मजिस्ट्रेट के सामने आप कंप्लेंट कर सकते हो, कौन सा मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है इस सेक्शन के अंडर एक्ट करने के लिए, ठीक है। वो सेक्शन 210 में दिया हुआ है। सेक्शन 210 में क्या दिया हुआ है? सेक्शन 210 में अब कौन सा मजिस्ट्रेट इस चीज पे एक्ट कर सकता है, एम्पावर्ड है, वो है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया है, ठीक है। तो ये दो मजिस्ट्रेट है, और कॉग्निजेंस कैसे ले सकते हैं? तो अगर उनको कोई इंफॉर्मेशन आई है, अगर उन देखो दो तरह के लोग, दो तरह के जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। पहला जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, और दूसरे एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास जिनको स्पेशली एम्पावर्ड किया गया है। और यही चीज यहाँ पे प्रोवाइड सेक्शन क्लॉज 2 में दिया है कि द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम्पावर कर सकता है किसी को। तो देखो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने तुम्हें क्या समझाया? अभी तक मैंने तुम्हें समझाया कि सबसे पहले तो मैं दूसरे पार्ट पे लेके गई क्वेश्चन के कि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अलग अलग चीजों पे मजिस्ट्रेट का रोल कहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमने इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देखा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट का जो रोल है वो एक स्टेप के बाद आता है कि पुलिस के सबसे पहले आप पुलिस के पास एफआईआर रजिस्टर कराने जाओगे, अगर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया तब आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आप पहले मजिस्ट्रेट के पास ही जाते हो, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने समझी कि अरेस्ट और वारंट का जो केस है उसमें क्या है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के भी अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पे मजिस्ट्रेट का रोल कब स्टार्ट होता है? जब रिमांड या बेल लेनी हो, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में मजिस्ट्रेट का रोल तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है कि आप मजिस्ट्रेट से पहले वारंट लेके आओगे तभी पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है। आप मतलब पुलिस वारंट लेके आएगी, अरेस्ट वारंट, तभी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आपका अरेस्ट हो सकता है। तीसरी चीज जो थी वो हमने क्या देखा, कॉग्निजेंस लेने की बात थी। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जनरली पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट होती है, चार्जशीट सबमिट होती है, उस पे कॉग्निजेंस लेते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में जनरली मजिस्ट्रेट कंप्लेंट जो उनके सामने आती है, प्राइवेट कंप्लेंट, उस पे कॉग्निजेंस लेते हैं, ठीक है। मैंने ये समझाया था। अब है कि कॉग्निजेंस कौन सा मजिस्ट्रेट ले सकता है, ये सेक्शन 210 में दिया हुआ है, मतलब मजिस्ट्रेट से कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट। तो कौन सा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको एम्पावर किया गया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तो है एम्पावर्ड, मतलब वो कॉग्निजेंस ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास भी ले सकता है, कब? मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हर बार कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कब ले सकता है? जब उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा एम्पावर किया गया है, ठीक है। यही चीज है। एक पार्ट तो ये हुआ। दूसरा पार्ट कहता है कि अब ये कॉग्निजेंस किस चीज से लिया जा सकता है? तीन तरीकों से लिया जा सकता है, तीन बेसिस पे लिया जा सकता है। दो बेसिस मैंने आपको पहले ही समझा दिया। कौन कौन? पहला पुलिस रिपोर्ट,
ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में मजिस्ट्रेट किस चीज पे कॉग्निजेंस ले सकता है? प्राइवेट कंप्लेंट जो फाइल हुई है। ठीक है। तीसरा चीज जो है वो है कि कोई भी देखो, एक तो हमने देखा पुलिस रिपोर्ट, या तो पुलिस रिपोर्ट आ रही है या तो इंसान सामने से कंप्लेंट कर रहा है। तीसरा तरीका जो है कि जिस इंसान के साथ कुछ गलत नहीं भी हुआ, मतलब उसने देखा है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, पर वो जाके वो इंसान मजिस्ट्रेट को शेयर कर रहा है। ठीक है। या फिर मजिस्ट्रेट ने खुद ही देखा है, मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं आया, बट स्टिल उसको खुद ही इन्फॉर्मेशन मिली है, किसी भी सोर्स से मिली हो या उसने खुद ही देखा हो, तब भी उस फैक्ट्स पे, उस इन्फॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है। देखो, अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर पर अपॉन हिज ओन नॉलेज। ठीक है। तो कॉग्निजेंस समझ आ गया कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेते हैं। ठीक है। अभी तक मैंने आपको दो चीजें समझाई। पहली, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट का रोल किन किन चीजों में कब कब स्टार्ट होता है। ठीक है। इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कब स्टार्ट होगा, अरेस्ट वारंट में कब, अरेस्ट या वारंट के केस में कब मजिस्ट्रेट का रोल स्टार्ट होगा, और तीसरी चीज कॉग्निजेंस कब लिया जाएगा, ये चीज मैंने समझाया। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस जो लेता है, कौन ले सकते हैं, कौन से मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, और किन किन चीजों पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ठीक है। ये क्लियर हो गया, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है। अब हम समझते हैं सेक्शन 175 क्लॉज 3 क्या कहता है। ठीक है। तो सेक्शन 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस कहता है कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 210 मे आफ्टर कंसिडरिंग द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट मेड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 173 एंड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स नेसेसरी एंड सबमिशन मेड इन दिस रिगार्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज एवर मीन्स। ठीक है। देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि सेक्शन 175 क्लॉज 3 क्या कह रहा है। सेक्शन 175 क्लॉज 3 कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 210 के अंडर एम्पावर्ड है, समझ गए कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, मतलब जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है उसके पास जो भी एफिडेविट या जो भी एप्लीकेशन आई है उस पे एफिडेविट, या ये जो बात है ना, ये प्राइवेट कंप्लेंट की बात है कि किसी कोई इंसान उसके सामने प्राइवेट कंप्लेंट लेके आ रहा है। अब कौन सा मजिस्ट्रेट है ये हमने सेक्शन 210 में समझ लिया। तो ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट आ रही है और मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी कर ले रहा है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ले रहा है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट अब ओथ पे विटनेस का एग्जामिनेशन भी कर सकता है और कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन भी कर सकता है। ठीक है। ये भी पावर, इसके भी अलग सेक्शंस है। देखो, मजिस्ट्रेट है, अब कौन सा मजिस्ट्रेट पे ये चीज एप्लीकेबल होगी, ये हमने सेक्शन 210 में समझा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर किया। ठीक है। ऐसा कोई मजिस्ट्रेट है, उसके सामने कोई प्राइवेट कंप्लेंट आ रही है। ठीक है। पूरे एफिडेविट है, पूरा एप्लीकेशन है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा? अब मजिस्ट्रेट जो है उसका कॉग्निजेंस ले सकता है, नहीं भी ले सकता है। कॉग्निजेंस की बात यहाँ पे नहीं की है। ठीक है। मैंने आपको समझाया कि कॉग्निजेंस एक अलग चीज होती है, वो इन्फॉर्मेशन से गो थ्रू कर सकता है, वो दूसरे ऑर्डर दे सकता है, इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे सकता है, बोल सकते हैं कि एफआईआर रजिस्टर करो, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि उसने कॉग्निजेंस लिया है या नहीं लिया है। ये चीज एक अलग बात है। ठीक है। ऑर्डर देना कि एफआईआर रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और कॉग्निजेंस लेना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये आई थिंक दूसरे क्वेश्चन में इससे इस टॉपिक से जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आपको ये चीज अच्छे से समझाई है मैंने। सो ये दो अलग अलग चीजें। ठीक है। अभी तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन ना हुई हो तो बहुत ज्यादा आई थिंक हेवी लोडिंग हो गई होगी इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। एक बार ठंडे दिमाग से सुनो कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया। अब देखो, मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जो स्पेशली एम्पावर्ड है बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस। ठीक है। गॉट इट। मजिस्ट्रेट, ऐसा कोई मजिस्ट्रेट है, उसके सामने कोई प्राइवेट कंप्लेंट आ रही है, और प्राइवेट कंप्लेंट जब ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने आ रही है तो पूरे प्रोसेस के साथ, मतलब एफिडेविट भी है, एप्लीकेशन भी है प्रॉपर। ठीक है। अब वो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? अब वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर सकता है, और इंक्वायरी करने के बाद अपने हिसाब से इंक्वायरी कर सकता है, और इंक्वायरी करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर को क्या कर सकता है? पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। ठीक है। ये सेक्शन 175 क्लॉज 3 कहता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो पॉइंट ऑफ कंटेंशन क्या है इस क्वेश्चन में? मेजर दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में? यही बोला जा रहा है, एक और केस हम करेंगे मधुबाला वाला, उसमें भी यही चीज आती है कि इन्वेस्टिगेशन करने को बोला है, एफआईआर रजिस्टर करने को नहीं बोला, और लॉ जो है वो पावर इन्वेस्टिगेशन करने को दे रही है, एफआईआर रजिस्टर करने को नहीं दे रही है। तो हम यही समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ये अलग अलग केस लॉ से क्लियर होगा कि मजिस्ट्रेट एफआईआर रजिस्टर करने को बोल सकता है या फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने को बोल सकता है। देखो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो रास्ता ही यही है कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा और चीजें स्टार्ट होगी, चीजें इनिशिएट होगी। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में, मतलब देखो, सेक्शन 175 क्लॉज 3 कह रहा है कि मजिस्ट्रेट के सामने, मतलब कैसा मजिस्ट्रेट, यही मैंने यहाँ पे समझाया। ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने अगर प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के। ठीक है। लॉ हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब इस चीज की जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो अलग अलग केस लॉस में, तो हम आगे देखेंगे, क्लियर होगी। यही आता है कि एफआईआर, देखो, अगर मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की बात कह रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइड है कि एफआईआर रजिस्टर करोगे आप। ठीक है। यही चीज अलग अलग केस लॉज में क्लियर हो गया कि कॉग्निजेबल, अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है
तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हो तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन बिना एफआईआर के स्टार्ट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन सेकंड स्टेप है, तो अगर लॉ जो है मजिस्ट्रेट को सेकंड स्टेप के लिए एम्पावर कर रहा है, इसका मतलब है ये इंप्लाइड है कि पहला स्टेप फुलफिल करना ही है, मतलब पहले स्टेप के लिए भी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है। पहला स्टेप क्या है? एफआईआर रजिस्टर करना। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, अलग अलग केस लॉज में क्लियर हुआ है, ठीक है। वही चीज मैंने बोला आपको कि सेक्शन 223 मजिस्ट्रेट जो है वो एग्जामिनेशन भी कर सकता है, ठीक है, वो अलग चीज है। तो आप होप है कि आपको लॉ के प्रोविजंस यहाँ पे समझ आ गए होंगे कि कोई भी मजिस्ट्रेट है तो उसके सामने अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट आती है तो वो क्या करेगा, ठीक है। सेक्शन 175 क्लॉज 3 कहता है कि वो ऑर्डर कर सकता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब केस लॉस में देखते हैं। तो मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार, ये केसमेट का ही केस है। इसके फैक्ट्स क्या रहते हैं? फैक्ट रहते हैं कि जो अपेलेंट होता है, अपेलेंट मधुबाला, ये दो अलग अलग केसेस फाइल करती है। इसके फैक्ट्स हमारे क्वेश्चन के फैक्ट से काफी मैच हो रहा है। सेक्शन 498 आईपीसी और सेक्शन 406 आईपीसी, ठीक है, क्रुएलिटी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। दोनों ही इंस्टेंस में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस को ये डायरेक्ट करता है कि केस रजिस्टर करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट सबमिट करती है। तो रिस्पोंडेंट जो है वो हाईकोर्ट में जाते हैं, कहते हैं कि मजिस्ट्रेट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की ऑर्डर दे सकता था, केस रजिस्टर करने के लिए एफआईआर रजिस्टर करने की पावर है ही नहीं मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर देने की। मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो इस चीज के लिए एम्पावर्ड ही नहीं है। लॉ ने मजिस्ट्रेट को ये पावर ही नहीं दिया है कि ही कैन डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर कि आप केस रजिस्टर करो, ठीक है। तो यही चीज हमारी मतलब जो क्वेश्चन है वो उसमें भी सेम चीज है, सेम पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर तो कर सकता है मजिस्ट्रेट, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने के लिए नहीं कह सकता, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या बोला कोर्ट ने। सेम क्वेश्चन क्या है कि इशू वही है कि मजिस्ट्रेट जो है अगर 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर जो उनको पावर मिल रही है तो क्या वो पुलिस ऑफिसर को सिर्फ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के ऑर्डर दे सकता है या फिर एफआईआर रजिस्टर करने का भी ऑर्डर दे सकता है। देखो इसमें कोर्ट ने क्या बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कुछ एक्सप्लेन करा है, आप पढ़ सकते हो। कोर्ट ने बोला कि जब मजिस्ट्रेट किसी प्राइवेट कंप्लेंट को भेजता है वो ऑटोमेटिकली एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब पुलिस, देखो बात वही है कि पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है, लेकिन कॉग्निजेबल केस में पहला स्टेप तो होता है कि एफआईआर रजिस्टर करो। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, लेकिन अगर एफआईआर ही रजिस्टर नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट हो सकता है? तो अगर लॉ बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए बोल सकती है तो ये इंप्लाइड है कि पहले आप एफआईआर रजिस्टर करो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो इस केस में यही चीज क्लियर हुई है। इसमें दो केसेस थे, गोपाल दास और तुलाराम। इसको भी कोर्ट ने इस चीज में इसमें डिस्कस किया था और इसमें जो बोला गया था इसको थोड़ा सा अमेंड किया था, ठीक है। अभी मैंने इसको समझाया। इसमें डिसीजन क्या निकल के आया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड कर दिया और बोल दिया कि मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट की जजमेंट क्या आई थी? हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि जो इंटायर प्रोसीडिंग को क्वेश्चन कर दिया गया कि पावर नहीं थी मजिस्ट्रेट के पास, कंपिटेंट मजिस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास इस चीज की पावर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने की बात थी, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकता था मजिस्ट्रेट, ठीक है। हाई कोर्ट ने ये बोला था। तो सुप्रीम कोर्ट में ये चीज अपील में गई कि तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हाई कोर्ट की जो डिसीजन था उसको सेट असाइड कर दिया और निकल के क्या आया कि मजिस्ट्रेट के पास पावर थी, प्रोसीडिंग्स बिल्कुल सही थी, डिसीजन बिल्कुल सही था। मतलब मजिस्ट्रेट के पास अगर कोई प्राइवेट कंप्लेंट आती है, ठीक है, वो तो अगर वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे रहा है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए, इट्स इम्प्लाइड कि आप, वो ये भी कह रहा है कि पहले आप एफआईआर रजिस्टर करो, ये मजिस्ट्रेट की पावर है, ठीक है। ये चीज इस केस में एस्टैब्लिश है, समझ गए? गॉट इट? रेशियो क्या निकल के आया कि 175 क्लॉज 3 बीएनएसएस के अंडर मजिस्ट्रेट को ये पावर तो है कि वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, वो उसके पास ये भी पावर है कि वो पुलिस ऑफिसर को ये भी ऑर्डर कर सकता है कि एफआईआर रजिस्टर कर, ठीक है। इसका ये निकल गया। अब इसमें जो दो केसेस डिस्कस थे, इसका मतलब इसमें जो करेक्शन गोपाल दास सिंधी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, इसमें क्या हुआ था कि एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास पहुंची डिस्पोजल के लिए। मजिस्ट्रेट ने पुलिस को ऑर्डर किया कि केस रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट नहीं, यहाँ पे कंप्लेंट आई, ठीक है। तो इसमें अक्यूज ने आर्ग्यू किया कि मजिस्ट्रेट ने तो ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले रखा है तो फिर से पुलिस को नहीं भेज सकता इन्वेस्टिगेशन के लिए। मतलब बेसिकली यहाँ पे भी यही क्वेश्चन आया था कि इस केस में कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले चुका है पहले ही, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेज सकता 175 क्लॉज 3 में, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, मधुबाला के केस में, गोपाल दास केस पे क्या बोला? इस पे बोला कि मजिस्ट्रेट का पावर है कि directing the police to register a case is often just an administrative step before formal cognizance is taken. It did not prohibit the magistrate from ordering the registration of an FIR. मतलब, और इसमें ये भी क्लियर होके आया कि ये इनिशिएशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं है। ये यहाँ पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए भी मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने को बोल सकता है, ठीक है। दूसरा जो केस था तुलाराम वर्सेस किशोर सिंह, इसमें भी मजिस्ट्रेट ने मतलब देखो इस केस में
क्या निकल के आया इस केस में, ये निकल के आया कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले रखी थी पहले से, फिर वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि एफआईआर रजिस्टर करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो कोर्ट ने बोला कि हाँ, कॉग्निजेंस लेना और एफआईआर लिखना दो अलग अलग चीजें। एफआईआर लिखना बहुत ही मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सा स्टेप है, मेन तो कॉग्निजेंस लेना है ना, और ये चीज कॉग्निजेंस ले रखा है, बीच में ये चीज फॉलो अप नहीं हुई थी, एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ था, तो मजिस्ट्रेट बोल सकता है कि आप एफआईआर रजिस्टर करो। ठीक है, तुलाराम वर्सेस की सोर्सिंग का जो केस था, इसमें भी मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, उसके बाद पुलिस रिपोर्ट आती है कि नो केस इज मेड आउट। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं, उसके बाद पुलिस जो है क्या उनकी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, उनकी जो रिपोर्ट आती है उसमें ये निकल के आता है कि कोई केस नहीं बन रहा, तो मजिस्ट्रेट जो है पुलिस रिपोर्ट को इग्नोर करता है और कंप्लेनेंट से खुद ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके समन इशू करता है। तो इस चीज पे अक्यूज्ड बोलता है कि जब अक्यूज बोलता है कि जब पुलिस रिपोर्ट में ये बात निकल के आई है कि कोई केस नहीं बन रहा, तो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि अपने से फिर से वो ये चीज कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं पूरे केस को। तो इस चीज में भी इस केस में बोला गया कि ये पोस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टेज थी, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद। मतलब देखो एक ये भी मैंने बोला आपको कि कॉग्निजेंस लेना एक अलग चीज है और ये चीज इन्वेस्टिगेशन अलग चीज है। सो कॉग्निजेंस यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट पे लेनी थी मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के पास पावर है कॉग्निजेंस लेने की, जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट होती है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है। ऐसे प्रोविजंस हैं आगे के सेक्शंस में दिए हुए हैं कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट बाउंड नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट में जो बात लिखी है उसी पे कॉग्निजेंस ले। पुलिस ऑफिसर बोल सकता है अपने रिपोर्ट में कि नो केस इज मेड आउट, बट स्टिल मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उस पूरी की पूरी जो पुलिस रिपोर्ट है उसको इग्नोर करे और अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाए, किसी और इंसान को वो करके अपॉइंट करके खुद से इंक्वायरी कर सकता है, खुद से एग्जामिनेशन कर सकता है और उस पर कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, तो इसमें भी बोला गया कि मजिस्ट्रेट इसमें भी एफआईआर रजिस्टर करने की मजिस्ट्रेट फिर से केस को ये चीज कर सकता है, फिर से उसको एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोल सकता है। ठीक, इस केस में क्या होगा कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो गई, एफआईआर नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गई और उसमें पुलिस ऑफिसर ने बोला कि कोई केस नहीं बन रहा, पर मजिस्ट्रेट ने उसको भी रिफ्यूज कर दिया और बोला कि नहीं, आप एफआईआर रजिस्टर करो। तो ये चीज था। ठीक है, अब केस में दूसरा केस हमारा था साकिरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो साकिरी बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो केस इसके फैक्ट्स क्या थे कि मेजर एस रविशंकर जो रहते हैं उनकी डेड बॉडी मिलती है मथुरा रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, जीआरबी और आर्मी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दोनों का ये निकल के आता है कंक्लूजन कि डेथ नहीं था, ये दैट द डेथ वाज अ सुसाइड। ठीक है, बोथ द गवर्नमेंट रेलवे पुलिस एंड टू सेपरेट आर्मी कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी कंक्लूडेड दैट द डेथ वाज अ सुसाइड। तो जो फादर रहते हैं किसके, जो इंसान मरे उनके, वो कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर था। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनके बेटे को पता चल गया था कि इस आर्मी यूनिट में करप्शन चल रहा है और उसको चुप कराने के लिए ये चीज हुई है और ये मर्डर हुआ। मतलब देखो, एक इंसान रहता है आर्मी पर्सनल, तो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस दोनों कंक्लूड करते हैं, दोनों मतलब ये चीज कंक्लूजन पे निकलते हैं, पहुंचते हैं कि इस इंसान की ने सुसाइड किया था। बट इसके जो फादर होते हैं डेड पर्सन के, वो कहते हैं कि सुसाइड नहीं था, ये मर्डर का केस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि पुलिस वाले और जो आर्मी इंक्वायरीज थी इनकी चीजों से ये डिससेटिस्फाइड है, तो ये क्या करते हैं कि हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होनी चाहिए। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करता है कि पिटीशन को डिसमिस कर देता है, ये जो रिट पिटीशन है इसको डिसमिस कर देता है, तो फादर फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। ठीक है, आपको फैक्ट समझ आ गए। तो इसके इशू यही था कि क्या कोई अग्रीव्ड पर्सन स्पेसिफिक एजेंसी की मांग कर सकता है कि मुझे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज तो बहुत सारी होती हैं, तो क्या जो अग्रीव्ड पर्सन है वो स्पेसिफिक अपनी डिमांड रख सकता है कि मुझे सीबीआई से ही इन्वेस्टिगेशन करानी है, ये एक इशू था। दूसरा चीज की मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान पुलिस इन्वेस्टिगेशन से अगर वो अनहैप्पी है तो उसके पास क्या क्या पावर, हम इस केस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमें यही चीज चाहिए, यही चीज हमें समझना है, तो हम यही पॉइंट समझने के लिए इस केस को देख रहे हैं। ठीक है, और अगला था कि हाई कोर्ट में क्या एफआईआर रजिस्ट्रेशन की जो रेट पिटीशंस हैं उसको सुना जाना चाहिए। तो ये तीन चीजें थी। देखो इसमें निकल के क्या आता है, इसकी ये साकिरी बसु वाले केस में जो हमारे क्वेश्चन के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो यही चीज निकल के आती है कि देखो मजिस्ट्रेट का जो पावर है, इंसिडेंटल पावर टू एंश्योर द इन्वेस्टिगेशन इज डन करेक्टली। मतलब मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन को देख सकता है, सुपरवाइज कर सकता है कि सही से हो रही है नहीं हो रही है। इम्प्लाइड पावर है, देखो वही चीज कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और मजिस्ट्रेट अगर ये चीज कह रहा है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, इसका मतलब ये इम्प्लाइड है खुद से कि पहले आप एफआईआर रजिस्टर करो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। ठीक है, अगली चीज कि हाई कोर्ट में बहुत सारे लोग रिट पिटीशंस लेके आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक इस केस के लिए जो है वो चीज है कि बहुत सारे लोग जो है वो हाई कोर्ट में आ रहे हैं, रिट पिटीशंस डाल रहे हैं। सो
ये एक प्रॉपर रेमेडी नहीं है। पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। अगर आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है, इसके लिए आप सीधे हाई कोर्ट में जाकर रिट पिटीशन नहीं डालोगे, आपके पास मजिस्ट्रेट के पास जाने का ऑप्शन है। ठीक है, 175 क्लॉज 3 आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे और मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट, अगर मजिस्ट्रेट को वहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है, आप ये चीज क्लियर हो जाता है कि हाँ ठीक है यहाँ पे केस बन रहा था, तो मजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट कि पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और केस रजिस्टर करो। मतलब बात यहाँ पे निकल के ये आ रही थी कि हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन लेके नहीं जाओगे, आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। ठीक है, आप बीच की पूरी रेमेडीज को एग्जॉस्ट करो पहले, उसके बाद आप आगे के कोर्ट में जाओ, आप हायर कोर्ट्स में जाओ। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील डिसमिस कर दिया और हाई कोर्ट ने जो रिफ्यूज किया था रिट पिटीशन को कि सीबीआई इंक्वायरी की जो रिट पिटीशन थी जो हाई कोर्ट ने डिसमिस की थी उसको सही बोला। ठीक है, आप यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि इसलिए भी इस चीज को अपहेल्ड किया गया कि आप पहले मजिस्ट्रेट के पास जाते, आपको सीधे हाई कोर्ट में नहीं जाना था। ठीक है, सीधे हाई कोर्ट में आपको ये रिट पिटीशन लेके नहीं जाना था। और दूसरी चीज कि देखो, कोर्ट ने बोला कि इस केस में कोई प्राइमा फेसाई एविडेंस नहीं था जो इस चीज को प्रूव कर सके कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। पहले 3 इंक्वायरीज हो चुकी थी, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली यहाँ पे ये भी बोला कि प्राइमा फेसाई यहाँ पे ये चीज निकल के नहीं आ रहा कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये क्लियर, यहाँ पे ये बोला गया कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। ठीक है, इस केस पे अगर आपकी अपील रिजेक्ट हुई है तो हाई कोर्ट ने सही किया है। ठीक है, इस चीज पे ये चीज, तो हमारा जो मेन चीज निकल के क्या आया, इस केस को हमने क्यों यहाँ पे डिस्कस किया, इस केस को यहाँ पे हमने इसलिए डिस्कस किया, हमें ये चीज समझनी थी कि मजिस्ट्रेट के पास अगर देखो, अगर एफआईआर आपकी रजिस्टर नहीं हो रही है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो कंप्लेंट करने। ठीक है, पहले आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। दूसरी चीज जो हमें यहाँ से जो निकल के आती है कि मजिस्ट्रेट के पास जब आप जा रहे हो तो मजिस्ट्रेट उस चीज को पूरा गो थ्रू करके पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो इसका मतलब है कि पहले आप एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। ठीक है, ये चीज हम इसलिए यहाँ पे समझ रहे हैं। तो देखो, अब अगर सारी चीजें आपको समझ आ गई हो तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमें ये था, हमारा क्वेश्चन क्या था कि मजिस्ट्रेट के पास एक महिला आती है और उसमें चार्जेस होते हैं सेक्शन 498 आईपीसी का, और मजिस्ट्रेट जो है वो सब कुछ गो थ्रू करते हैं और ऑर्डर करते हैं पुलिस को कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और एफआईआर रजिस्टर करो। ठीक है, तो हाई कोर्ट में ये चीज चैलेंज की जाती है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं था कि पुलिस को ये ऑर्डर दे कि आप एफआईआर रजिस्टर करो। तो आपको अगर समझ आया तो आप खुद ही आंसर निकाल सकते हो कि क्या मजिस्ट्रेट के पास पावर थी। देखो, तो अब वही चीज है कि ऊपर जो हम जितने भी हमने लॉ पॉइंट समझे, लीगल प्रोविजन समझे और केस लॉ समझे, मधुबाला वाला बिल्कुल फैक्ट सिमिलर थे। तो वो समझने के बाद हमें ये निकल के आता है कि सेक्शन 175 क्लॉज 3 में मजिस्ट्रेट के पास जो पावर है कि किसी भी कंप्लेंट में, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में तो देखो दोनों केस में इन्वेस्टिगेशन, देखो एक चीज और है, इन्वेस्टिगेट लिखा है तो वहां पे क्लियर नहीं किया ना कि वो चीज दोनों के लिए अप्लाई है, कॉग्निजेबल केस के लिए भी और नॉन कॉग्निजेबल केस के लिए भी। देखो समरी के लिए मजिस्ट्रेट है, उसके पास कोई प्राइवेट कंप्लेंट आती है और सब कुछ सही है, ठीक है, वो सारी चीजें गो थ्रू कर रहा है, समझ रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ पे केस बनना चाहिए या जो भी, तो वो फिर पुलिस को ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो बिल्कुल सही है, यही प्रोसीजर ही होता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास पहले जा रहे हो, फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है पुलिस को कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बात अटक रही थी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में। कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में भी मजिस्ट्रेट जो है वो एम्पावर्ड है कि पुलिस ऑफिसर को बोले कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। तो मजिस्ट्रेट बोलेगा कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, इसका मतलब ये है कि आप पहले एफआईआर रजिस्टर करो और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। ठीक है, क्लियर है? एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई प्राइवेट कंप्लेंट आ रही है और मजिस्ट्रेट चीजें गो थ्रू करने के बाद अगर उसे लगता है तो ही कैन डायरेक्ट, उसके पास पावर है कि पुलिस ऑफिसर को वो ऑर्डर दे कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। ठीक है, अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में यही प्रोसीजर ही होता है कि आप मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हो, मजिस्ट्रेट फिर पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में भी वही ऑर्डर दे रहा है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डर का मतलब दो चीज होता है कि आप पहले एफआईआर रजिस्टर करो, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, क्योंकि किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन एफआईआर रजिस्टर होने के बाद ही हो सकती है। ठीक है, सो दिस वाज इट, होपिंग कि आपको समझ आया हो। जो चीज समझ नहीं आई हो यू कैन आस्क। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।